ये नहीं है मेरी असली लाइफ। ये छोटे से गांव में रहती है गरीब लड़की। ये सब तो दिखावा है, दिखावा, बस सब झूठ। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ, तृप्ति कपूर नाम है मेरा। झूठ मूठ की सही, अपनी दुनिया में तो सुपरस्टार बन ही सकती हूँ ना मैं। सपने देखने में क्या जाता है, और सपने क्यों ना देखूं। सपनों की दुनिया इतनी अच्छी जो होती है, और असली जिंदगी तृप्ति। आई माँ। कैसे होगा अम्मा? पिछला साल तो इतने मुश्किल से गुजरा था, इस साल तो फसल और भी गिर गई। राम जाने बेटा। मेरी माँ, मेरे भैया दोनों बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल पहले बाबा चल बसे, उस दिन से लेके आज तक माँ को तो जैसे बाबा के लिए आंसू बहाने का मौका तक नहीं मिला। यह है असलियत, पतली दाल का फीका पानी और कुछ बचा कुचा पुराना चावल। इसलिए झूठ ही सही, सपने में जीना चाहती थी मैं। मुझे लगता था सपना तो आखिर सपना ही होता है। फिर अचानक सब बदल गया। वो आ गया ना, मेरा दोस्त। अरे तृप्ति, आजा आजा, जल्दी आ। मनु कैसा है? ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये देख, ये माँ की साड़ी दिल्ली से लाया हूँ। बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मेरे लिए। ये देख, कैसा है? अच्छा है। जल रही है ना? बस बहुत मार लिया स्टाइल। मैंने जो मंगवाया वो लाया। तूने भी कुछ मंगाया था? मुझे तो याद ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? बताना, लाया? अरे रो मत, लाया हूँ। ये देख, ये तो वही है ना जो करीना ने पहना था? हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है शहर में। मैं तो वापस जाने वाला हूँ, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। माँ गला दबा देगी मेरा। उन्हें तो मेरा यहाँ आना भी पसंद नहीं है। वो बोलती है तू मेरे दिमाग में गलत सलत बातें भरता है। लेकिन मेरी यही बात है ना, तुझे फिल्म स्टार बनाएगी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम करीना कपूर। कहाँ चल रहा है ये? देख रहे हैं हम, बहुत टाइम पर बात कर रहे हो। चलो, खाना परोसा है। अच्छा, मैं चलती। चलेगी ना इस बार मेरे साथ? आज बहुत थक गई माँ। ये कहाँ से? ये मनु लाया दिल्ली से। बोल रहा था बहुत बड़ी मार्केट है। बस बस, अब फिर से शहर का राग आलापना मत शुरू कर देना। तुझे पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है ना माँ। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को हमारी पड़ी नहीं। बच्ची है तू, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ मैं माँ। कहीं भी जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ। जिंदगी बदल जाएगी हमारी माँ। अरे खेल समझ के रखा है क्या? इतने बड़े शहर में, वो भी अकेले? ना बाबा ना, बड़ा जोखिम का काम है। कहीं लालच के चक्कर में खामखा जिंदगी कहीं बर्बाद न हो जाए। भैया देखो ना भैया, माँ समझती ही नहीं है। दिल्ली जाऊंगी माने तो ना तो... कह दिया ना एक बार, तो फिर काहे वही बात? भैया तुमने शराब पी है? तुम क्या माँ को समझाओगे? कोई फायदा नहीं तुमसे बहस करके। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे जाने दो अम्मा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी।
आपने तृप्ति को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे रात को तुम ही तो गरिया रही थी उसको, अब अचानक कहाँ चली गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं, हम उसे खोजने जा रहे हैं, तुम भी आओ। अरे अम्मा रुको तो। अरे अम्मा तुम आराम करो, हम देख के आते हैं। तृप्ति बेटा, तृप्ति, तृप्ति! तृप्ति, भाभी आपने तृप्ति को कहीं देखा? नहीं। अब अरे का उधर चलो ढूंढते हैं। नहीं मिली बेटा। तृप्ति! कहाँ है? अरे वो देख मन्नू की माँ रही है। ए मंजू रुक, कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है बता उसे। अरे ऐसे काहे बात कर रही है? और तमीज से। अरे तमीज जाए भाड़ में, तरह तरह की चीजें सिखा के तृप्ति का दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे बेटे ने, और तृप्ति मिल नहीं रही है। एक मिनट, मन्नू को दोष देने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे? और तृप्ति कोनो देवी नहीं है, बार बार आकर मन्नू का टाइम बर्बाद करती थी वो। अरे मैं जानती हूँ सब कुछ, तुम्हारा मनु ही मेरी तृप्ति को कहीं ले गया है। कहाँ है तेरा नालायक बेटा? बाहर निकाल उसे। कह रहा है मन्नू को गाली मत दो, खुद के बेटी के तो लक्षण गए गुजरे और आ गई हमारे बेटे के ऊपर। लक्षण मेरे बेटी के निकाल रही है। हाँ तो फिर किसके बेटे का निकालूं? मुझे तू शरीफ है तो हम क्या बेईमान है क्या? मेरा बाल लेके जाओ, बेटी ने वैसे भी कहीं पे उधर सुन मेरी बात, हमें अभी के अभी जाकर पुलिस में रपट लिखवानी होगी, क्योंकि ये मामला ऐसे सुलझने वाला है नहीं। पुलिस स्टेशन जाएंगे, अभी और बेइज्जती करानी है। तृप्ति ने जो किया वो काफी नहीं था, सारे समाज में नाक कटवा के रख दी। तुझे कितनी बार समझाऊं, बच्चे हैं वो, दुनियादारी की समझ नहीं है उसमें। मुझे एक बात बता, तू आ रहा है कि नहीं? बता, मैं जा रही हूँ अकेले। अरे अम्मा! अरे वो उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। आजकल के बच्चा लोगों का तो पता ही है, अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है, आप ही बताइए। 14 साल की बच्ची है वो साहब, उसे क्या पता? आप उसे ढूंढ लाइए बस, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लाए। ठीक है करते हैं। बताइए नाम पता सब डिटेल्स। पहले नाम बताइए, नाम क्या है? तृप्ति कुमार, उम्र 14 साल, अपनी ही दुनिया में रहती है, फिल्म स्टार बनना चाहती है। वो पड़ोस वाला मनु उसे अजीबोगरीब बातें बताता था, दिल्ली शहर के बारे में, बड़े शहर के बारे में, वहाँ के ऐशो आराम वाली जिंदगी। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ। सोचा था शहर आके लाइफ आसान हो जाएगी, हमारी भी और हमारे साथ माँ भैया की भी, लेकिन शहर में तो कोई पूछता तक नहीं। गांव में गरीबी तो थी लेकिन अकेलापन नहीं था। यहाँ तो मैं गरीब भी हूँ और अकेली भी। अपनी दुनिया में तो सुपरस्टार बन नहीं सकती ना मैं। ए लड़की, क्या कर रही है ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? कुछ नहीं बीबी जी, वो मैं बस सब ठीक से रख रही थी। आज लड़कियों ना छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं अंजू, नहीं क्या, छोड़ो इसे। जाने दो यार, छोटी मेरी बच्ची है बेटी का वो। ड्रेस कैसे हाथ लगाया इसने? शी जस्ट अ किड, लीव हर। छोड़ो अंजू, जाओ चलो तुम। बड़े शहर तो पहुंच गई मैं, सपने भी साथ ले आई। सोचा काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने लिए, अपनी माँ के लिए और भैया के लिए। लेकिन ये नहीं सोचा था कि थोड़े से पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपका फोन है। हेलो हेलो, माँ, तृप्ति, तृप्ति बेटा कहाँ है तू? तुझे पता है यहाँ तुझे ढूंढ ढूंढ के पगला गए हम। कहाँ चली गई बिना बताए हमका? माँ तू चिंता मत कर, सब ठीक है यहाँ। वो थोड़े से पैसे कमा रहे थे ना, सो यहाँ। और ये सब तू हमका अब बता रही है? पहले काहे नहीं फोन करके बताया हमको? पहले पगार नहीं मिली थी ना माँ, कैसे फ़ोन करती। कल मिलेगी माँ, तुझे भेजूंगी और तेरे लिए साड़ी भी भेजूंगी। तू कब आ रही है घर पे? जल्दी आ जाना बेटा। अभी टाइम लगेगा माँ, बहुत सारा काम करना है यहाँ पर, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन आऊँगी मैं माँ।
तेरी बहुत याद आती है माँ। चल इधर रुक, मैं देख के आता हूँ। उम्र 14 के आसपास, बॉडी 3 दिन से पानी में थी। आरी का इस्तेमाल किया गया टुकड़े करने में। एनी सेक्सुअल असॉल्ट? नो, बॉडी पे स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ये एक तरफ से चेहरा डिकम्पोज्ड? हाँ, राइट साइड का हिस्सा पानी में डिकम्पोज हो गया। हाँ, बायां हिस्सा लगभग ठीक है। बाकी ये डिटेल। मैम बिना चेहरे के तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जल्द से जल्द, वरना मर्डरर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जाएगा। एक काम करो। मैम जैसे आपने कहा था, चेहरे के एक हिस्से का स्केच बनाकर दूसरी तरफ मिररिंग की गई। ये फाइनल स्केच। ओके, जहाँ बॉडी मिली थी ना, इस स्केच को वहाँ सर्कुलेट करो। हो सकता है किसी ने इस विक्टिम को देखा। और हमारे पुलिस स्टेशन में भी चेक करो, कहीं किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं फाइल की? मैम ऑलरेडी चेक कर लिया, यहाँ पर इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। ओके, फिर सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ इस तस्वीर को। हो सकता है किसी न किसी ने तो मिसिंग कंप्लेंट फाइल की होगी ना, कोई तो ढूंढ ही रहा होगा इस बच्ची को। जी मैम। अरे एक बार जाके मन नहीं भरा तुम्हारा? अब पिछली बार पुलिस के पास जाके क्या मिला? अब फिर वही। वो वहाँ दिल्ली में मजे कर रही है तो यहाँ की पुलिस काहे मदद करेगी? अरे कम से कम नंबर या एड्रेस कुछ तो लाई होती तो मैं जाके उसे देख लेता। एक तो फसल कटाई का टाइम, ऊपर से फिजूल का टेंशन। क्या कहा? फिजूल का टेंशन? अरे बेटी है वो हमारी और बहन लगती है वो तुम्हारी, और तुम्हें ये फिजूल का टेंशन लगता है? अरे क्योंकि भाग गई है वो। उसने एक बार भी अपनी माँ या भाई के लिए सोचा? पूरे गांव में बेइज्जती करा दी। और तुम भी भूल जाओ उसे। मैडम को जब टाइम मिलेगा खुद कॉल कर लेगी। मैम ब्रिज के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को मंगा लिया है। इनमें से 2 कैमरा ऐसे हैं जो एग्जैक्टली उसी एरिया को कवर करते हैं जहाँ से हमें बॉडी के पार्ट्स मिले थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बॉडी करीब 3 दिन से पानी में थी। तो हमने 3 से 4 दिन पुराने फुटेजेस को मंगाया है। चलो गुड, कंटिन्यू। मैम यहाँ ये 2 बंदे ये बैग फेंक रहे हैं। ज़ूम इन करो, ज़ूम। इसे जल्द से जल्द लैब में भेजो इमेज एनहांस करने के लिए। हो सकता है ये हमें किलर्स तक पहुंचे और किलर्स हमें विक्टिम तक पहुंचाए। जी मैम। गेट इट डन। अब हमें एक का चेहरा तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे की सिर्फ पीठ नजर आ रही है। लेकिन एक और कैमरा था ना, उसमें से तो क्लियर ही नजर आया होगा। नहीं मैम, उस कैमरा की फुटेज की क्वालिटी बहुत खराब है। हमने कोशिश की लेकिन कुछ क्लियर नजर नहीं आया। फिलहाल तो हमें इस कार की मूवमेंट्स को ट्रेस करना होगा। ब्रिज पे आने से पहले ये कार कहाँ से चली थी, इस कार के सारे मूवमेंट्स को ट्रेस करो। पूरे रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक करो। हो सकता है हमें पता चल जाए कि ये गाड़ी चली कहाँ से थी। जी मैम। माँ तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी माँ, और तुम्हारा भी।
अरे ये तो 1000 कैमरों की रिकॉर्डिंग है, कैसे चेक करेंगे यार? क्यों? कोई और ज्यादा जरूरी काम है तुम्हारे पास एक बच्ची के किलर को ढूंढने के अलावा? गेट टू वर्क ऑल ऑफ यू। हमें एक एक सेकंड की फुटेज चेक करनी है, कोई भी सेकंड छूटे ना पाए। हमें गाड़ी की पूरी मूवमेंट ट्रेस करनी है ताकि हमें पता चल सके कि गाड़ी कहां से निकली थी। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यास, हमें ये देखना है कि किसी भी फुटेज में उस गाड़ी में बैठा वो दूसरा लड़का दिख जाए जो पहले फुटेज में हमें नहीं दिखा था। जी मैम। चेक। सुनंदा यार आ गया तू यहाँ? कहाँ मर गया था तू? कब से फोन करा था तुझे? सब्जी लेने गया था। सब्जी लेने? सब्जी लाने में 1.5 घंटे लगते तुझे? बच्चा है, जाने भी दो। जा बर्तन धो ले। सर पे चढ़ा के रख दिया तुमने इसे? अरे हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख देती हो? वो तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। चलो। मैम ये वो गाड़ी है और ये इस गाड़ी का रूट है जिससे वो यहाँ ब्रिज तक पहुँची थी, और ये सभी उस रूट के सीसीटीवी कैमरा से जिनमें वो गाड़ी कैप्चर हुई थी। और ये इस कैमरा के आगे वो गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं करोल बाग के आसपास है, करेक्ट? जी मैम। किसी भी फुटेज में वो लड़का दिखाई दिया क्या दूसरा? नहीं मैम, उस लड़के का चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया। नो प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, जिस बंदी की शक्ल हमें साफ साफ नजर आई है उसकी तस्वीर और विक्टिम की तस्वीर लेकर इस एरिया में जाओ। एक एक घर में जाके पूछताछ करो, कोई ना कोई इन्हें डेफिनेटली पहचानेगा। जी मैम। ठीक है। नमस्ते सर। इसे देखा है? ये तो रमेश है साहब। पक्का? हाँ पक्का रमेश है साहब, आता था दुकान पे। अच्छा, इसे देखा है? हाँ ये इसी के साथ तो थी, आते थे दुकान पे दोनों, पर काफी टाइम हो गया साहब। कितना वक्त हुआ होगा? यही कोई 8-10 महीने पहले। ये कहाँ रहता है बताया? ये गली के आखिर में। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ साहब जी? ये रमेश कहाँ है? वो तो कई दिनों से बाहर है। ये रमेश काम क्या करता है? वो जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है ना, कुछ इसी टाइप का काम करता है वो। कंस्ट्रक्शन? हाँ हाँ वही। इसे देखा है? हाँ हाँ कुछ दिन ये यहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया इसे देखे हुए। रमेश अकेले रहता है? हाँ जी। तो इसके यहाँ पे कभी इसके कोई दोस्त वगैरह आते जाते हैं? लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है यहाँ पर। ये रमेश अभी काम कहाँ करता है? कोई एड्रेस है आपके पास? रमेश कहाँ कुछ दिनों से आया सर जी, वो तो गांव गया है। कौन सा गांव है उसका? वहाँ का एड्रेस है? जी सर। ओ सतपाल। हाँ सर। अंदर से वर्कर्स की डिटेल वाली फाइल लाना। अच्छा सर। ये रहा सर जी एड्रेस। अच्छा, यहाँ और कोई है जिसके साथ वो आता जाता हो या जिसके साथ काम करता हो, उसका कोई दोस्त? ऐसा तो कोई नहीं है सर, अकेले ही आता जाता है। ठीक है। हेलो, हाँ व्यास बोलो। ये रमेश पिछले कुछ दिनों से ना काम पे आया है और ना अपने घर गया है, शायद अपने गांव गया है, हसपुर यूपी। ठीक है, हम ना उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। हो सकता है उस विक्टिम के टच में हो या उस लड़के के टच में हो जिसके सीसीटीवी फुटेज में हमें शक्ल नजर नहीं आ रही है। जी मैम। और सुनो, तुम तुरंत यूपी के लिए निकलो, उस गांव में जाओ, रमेश का उस लड़की का पता लगवाओ। हो सकता है हमारी विक्टिम भी उसी गांव की हो। जी मैम। देखा, आ गए ना पैसे। मैंने कहा था ना तुमसे, मौज मस्ती नहीं कर रही है, मेहनत कर रही है मेरी बेटी। जय हिंद सर। जय हिंद। इसे जानते हो? ये तो रमेश सिंह है सर, इसी गांव का है, लेकिन यहाँ रहता नहीं है। इसका बीवी और बच्चा रहता है यहाँ पे। ये शहर में कहीं काम करता है, साल में एक आध बार आता है ये। आखिरी बार कब देखा था? काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर इसे देखे। और ये? इसी गांव की है, इसका नाम तृप्ति कुमार है। ये करीब 10-11 महीने से गायब है। इसकी माँ आई थी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन सर वो कुछ टाइम पहले उसकी माँ आई थी रिपोर्ट वापस लेने। वो बोली उसकी लड़की का फ़ोन आया था, सब ठीक है। अच्छा, जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी कुछ तो एक्शन लिया होगा, कुछ पता चला था? सर हम सोचे कि वो भाग गई होगी तो क्या एक्शन लेते। वैसे भी सर इस गांव में इतनी भूखमरी है कि एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है लोगों को, और ये नक्सल लोगों का इतना बवाल है कि पूछिए मत।
आए दिन जवान लड़का लड़की लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप ही बताइए सर, ये भी कोई ज़िंदगी है? मतलब यहाँ हालात ख़राब होंगे तो तुम अपना काम नहीं करोगे? अगर सही टाइम पे तुमने अपनी ड्यूटी की होती ना तो आज ये लड़की तृप्ति जिंदा होती। ये तृप्ति का घर कहाँ है? किसी को भेजो मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और तुम रमेश के घर जाओ, वहाँ जो कोई भी मिलता है उसे लेकर आओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी जिंदा है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उससे फोन पे बात की थी, और कल ही तो उसने मुझे पैसे भेजे हैं, मनी ऑर्डर किया है। देखिए, हम समझते हैं आपको विश्वास करने में मुश्किल हो रही, लेकिन हमने उसकी लाश देखी। ये देखिए, ये देखिए उस लाश की फोटो। मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी है। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरी बेटी नहीं है। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदय, तुम भी तो कुछ बोलो ना। एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। ये देखिए, अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं होती तो ये पैसा कैसे भेजती अपनी माँ को? देखिए, हम इन्वेस्टिगेट करते करते यहाँ पहुंचे। आप अब इस आदमी को जानती हैं? आप ही के गांव का रहने वाला है। अरे काहे परेशान कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने कहा ना, हमें नहीं देखनी है कोई फोटो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सर, रमेश तो है नहीं, ये उसकी पत्नी है। साहब, ये तो हफ्ते भर से बाहर गए हुए हैं, कोई बात नहीं हुई। देखो, एक बात समझ लो, तुम्हारा पति तो पहले से मुसीबत में। अगर उसे बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम भी अंदर हो जाओगे। सच ही कह रहे साहब, हम नहीं जानते कुछ। साहब, ठीक है, अभी के लिए जाओ, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलता है सबसे पहले पुलिस को बताओ। एक बात बतानी थी साहब आपको। साहब, वो लड़का है मनु शुक्ला, वो तृप्ति के ना कुछ ज्यादा करीब आने की कोशिश करता था। अम्मा तो मानेगी नहीं, तो साहब तृप्ति और वो, हमको लगता है दोनों साथ में भागे। अब तृप्ति बेचारी साहब सपने देखने में लगी रहती थी। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ, और वो उसे बहलाने फुसलाने में। हमको लगता है ना साहब, क्या कि जो कुछ भी तृप्ति के साथ हुआ है ना, उसी ने किया है। क्या नाम बताया उस लड़के का? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? हाँ, काहे पीछे पड़े हो हमारे मनु के? साहब, मेरा मनु बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसके पिताजी के बाद सारी जिम्मेदारी उसने अकेले ने संभाली है। दिन रात शहर में काम करता है, औरों की तरह भगोड़ा नहीं है साहब। भगोड़ा किसे बोल रही हो? हाँ, तृप्ति अपनी जिंदगी चुपचाप जी रही थी, खुश थे हम, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसका दिमाग खराब करके रखा, वरना जो जिंदा होती। गलत बात मत बताना साहब को। साहब, इनकी तृप्ति मेरे बेटे के हाथ धो के पीछे पड़ी थी, रोज घर आती थी, रोज। पहुंची हुई चीज थी साहब। हमारी तृप्ति पर उंगली उठा रही हैं आप? हाँ। हमारी बहन पे? तुम्हारा बेटा ना उसके पीछे पड़ा था। अरे तेरे बेटे उसे भगा ले जाना चाहता था, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? तुम्हारे मुंह से मेरे अरे छोड़ बेटा ही भगा ले गए। बंद करो तमाशा। मन्नू काम कहाँ करता है? मेरे मन्नू ने कुछ नहीं किया साहब। मन्नू ने क्या किया है और क्या नहीं, इसका पता हम लगा लेंगे। अब आप मन्नू का एड्रेस देंगी, आपको भी अंदर कर दें। हाँ, बस हम पहुंच ही रहे हैं। मुझे लगता है ये मनु जो है, ये केस का मिसिंग लिंक है। जो लड़का में सीसीटीवी फुटेज पे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये यही लड़का है, और वो हमें रमेश तक पहुंचा सके। मैम, लगता है कि रमेश को पता चल गया है कि हमें तृप्ति के बॉडी के पार्ट्स मिल गए हैं, और हम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसीलिए तो ना उसका दिल्ली में कोई पता है और ना यहाँ गाँव में कोई ठिकाना। एक बार ये मनु हाथ लग जाए ना, तो शायद इस रमेश का पता चल ही जाएगा। जी मैम, लेकिन यहाँ गाँव में तृप्ति का भाई उदय, उसे तृप्ति के मरने का गम कम और उसके भाग जाने का गुस्सा ज़्यादा है। ये ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता है। हो सकता है। अभी के लिए तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रखो। वैसे भी हमें पता है कि रमेश के साथ एक और लड़का था। अब वो मनु है या कोई और, ये पता लगाना जरूरी है। लेकिन अगर ये रमेश और मनु मिले हुए ना हो तो? वो लोग मिले हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहीं ना कहीं आके ना मनु तक ही रुकती है। वो और तृप्ति साथ में दिल्ली आए। अब तृप्ति के साथ जो हुआ है, उसकी कोई ना कोई जानकारी इस मनु को जरूर हो। जी मैम। और तुम एक जरूरी काम और करो, एक कांस्टेबल को ना सिविल कपड़ों में तैनात करो इस गाँव में। अगर रमेश घर आए तो हमें उसे तुरंत नैप करना होगा। राइट मैम। और तृप्ति की फैमिली को बॉडी की शनाख्त के लिए दिल्ली ले आओ। फिलहाल तो उसकी माँ कह रही कि वो तृप्ति है नहीं, लेकिन हमारे लिए भी कंफर्मेशन जरूरी है कि वो तृप्ति है भी या नहीं। हो सकता है एक बार माँ बॉडी देख ले तो शायद वो हमें कुछ ऐसा क्लू दे जिससे हम तृप्ति के किलर तक पहुंच सकें। जी मैम। कहाँ का नौकर मैम? नौकर तो वफादार होते हैं, और वो मनु तो एक नंबर का चोर निकला, हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। कब की बात है ये? जी, यही कुछ 2-3 दिन पहले की। और तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? मैम, मैं तो रिपोर्ट लिखवाना चाहता था,
लेकिन मेरी बीवी ही पिघल गई। इसने मुझे मना कर दिया। मैम बच्चा है वो। तुम चुप करो, कोई बच्चा नहीं है वो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ये मनु तुम लोगों को मिला कहाँ से? तुम लोगों ने अच्छे से छानबीन नहीं की क्या? मैम हमने किया था, एक रेप्यूटेड कंपनी से हमने उसे लिया था। कौन सी एजेंसी से? जी, सिन्हा मेड सर्विसेज। फोटो देना। इस लड़की को देखा कहीं? नो मैम। शायद मनु के साथ? जी नहीं मैम, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। आर यू श्योर? जी। क्या नाम बताया था एजेंसी का? जी, सिन्हा मेड सर्विसेज। सिन्हा मेड सर्विसेज। मैडम ये है कैंडिडेट्स की आखिरी फाइल। मनु शुक्ला काफ़ी टाइम से हमारे थ्रू लोगों के यहाँ काम कर रहा है, लेकिन आज तक चोरी वोरी की कोई बात। और वैसे भी हम फुल चेकिंग करते हैं एक एक एम्प्लॉय के बैकग्राउंड के बारे में। हम एकदम कानून को फॉलो करके चलते हैं मैम। ये बच्चे आते कहाँ से आपके पास? कई बार तो इनके माँ बाप छोड़ जाते हैं और कई बार ये बच्चे खुद ही चले आते हैं हमारे पास। एक सेकंड, ये तृप्ति, ये लड़की भी आपके यहाँ से गई है? जी मैम, लेकिन कुछ अजीब सी निकली। अजीब सी मतलब? कुछ दिन पहले काम छोड़कर भाग गई। गालियाँ तो मुझे सुननी पड़ी ना मैम, और रेपुटेशन भी खराब होती है हमारी। ये आपके पास कैसे आई काम मांगने? मन्नू से एड्रेस मिला होगा, काम करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो तरस आ गया, मैंने उसको काम पे रख लिया। अब घर से भाग कर आई थी, घर वापस जा नहीं सकती थी। अब भगोड़े तो भागेंगे ही ना, तो यहाँ से भी काम छोड़ के भाग गई। भागी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ। क्या? मैं तो खुद सुपरस्टार हूँ। जाओ। मैम, तृप्ति की फैमिली ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके। और बताया उन्होंने कोई और क्लू? नहीं मैम। मतलब बात आके इस मनु पे ही अटकती है। इट्स क्लियर कि तृप्ति और वो दोनों साथ में भागकर शहर आए थे, और एजेंसी से पता चला है कि मनु ने ही तृप्ति को जॉब दिलवाई थी। फिर इस पूरी कहानी में ये रमेश कहाँ फिट होता है? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ गाँव का कनेक्शन है या कुछ और भी? दोनों तृप्ति के गाँव से थे, दोनों तृप्ति को जानते थे, और तृप्ति के डेथ के बाद दोनों ही गायब हैं। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। और यहाँ दिल्ली में आके ऐसा क्या हुआ होगा जो तृप्ति का ये अंजाम हो? वही तो हमें पता लगवाना है। वैसे मैंने तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया है, कोई सूद फैमिली है, तृप्ति वहीं काम करती थी। जी मैम, मैंने चेक किया, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। अच्छी लड़की थी सर, ईमानदार, हार्ड वर्किंग। खाक अच्छी लड़की थी? आपको क्या पता? कुछ नहीं सर, सारा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। धक्के मार मार के काम करवाना पड़ता था उससे, और सारा दिन उसकी नज़रें मेरी बेटी की चीज़ों पर रहती थी कि वो क्या खाती, क्या पहनती, क्या करती। 14 साल की लड़की थी वो। ये सब करना उसके लिए नॉर्मल है। 14 की नहीं, 16 की थी आई थिंक। 14 साल की थी वो। और ये थिंक करने की जगह पे अगर तुमने चेक किया होता ना तो तुम्हें पता होता। आखिरी बार कब देखा था? यही हफ्ते भर पहले। रोज़ की तरह काम कर रही थी और अचानक गायब। वो हफ्ते भर से गायब, और आप लोगों ने एक बार भी पुलिस के पास आने के बारे में नहीं सोचा? उसका कमरा कहाँ है? ये सर हमारा स्टोर रूम, यहीं वो सोती थी, और इस बैग में उसका सारा सामान है। वी डोंट नो उसमें क्या है, बट हमने उसे बांध कर रख दिया है। कभी ना कभी तो अपना सामान लेने आएगी ना, तब खबर लूँगी उसके अच्छे से। हाउ डेयर शी। वाह मिसेस सूद, इतना सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक 14 साल की लड़की अपना सामान क्यों छोड़ के जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि वो भागने के लिए निकली ही ना, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो लौट नहीं पाई। खैर, सर वैसे भी उसमें ऐसी कोई कीमती चीज़ है नहीं। सही कहा आपने। वैसे आपने कहा था कि आपको पता नहीं है बैग में क्या है। तब कर लो। थैंक यू सर। इतनी जल्दी थैंक यू नहीं मिसेस सूद। आप लोगों ने एक नाबालिग लड़की को काम पे रखा था, वो आपके यहाँ से गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। अब तो आप लोगों से मिलते रहेंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है। आपको हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन मिलेगा। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्या किया है और क्या नहीं, ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। CCTV कैमरा चलता है? जी सर।
इसकी पूरी फुटेज चाहिए। हाँ, जल्दी पता चल जाएगा हमें। मैम। ओके, थैंक यू। मैम, सूद फैमिली के घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ये देखिए। ये तो वो लड़का मनु है, राइट? जी मैम। कब की फुटेज है ये? 17 मार्च, यानी उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस फुटेज में तृप्ति काफ़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है और ये लड़का काफी कंसर्न नजर आ रहा है। ड्रामा कर रहा होगा। हो सकता है इसको गुमराह करके कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस तरह मर्डर हुआ है, जिस तरह बॉडी के इतने टुकड़े हुए हैं, क्लियर है कि वो किसी अकेले का काम नहीं है, खास करके एक 15 साल के लड़के का। मैम, वो दूसरा आदमी रमेश हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। जिस तरह के औजारों से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं वो उसकी पहुंच में है। करेक्ट, लेकिन रमेश भी तो नहीं मिल रहा हमें। ना रमेश ना मनु। बात बार बार घूम के ना उस मनु तक ही आ रही है, इस मनु तक। कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा ना तो मुझे लगता है हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैम, तृप्ति के घर जो पैसे मनी ऑर्डर से भेजे गए थे उसे ट्रेस कर लिया गया है और पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा को जब चेक किया तो पता चला वो पैसे मनु ने भेजे थे। मनु ने? जी मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों। पछतावा? या ये भी हो सकता है कि वो तृप्ति के घर वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उन्हें ऐसा लगे कि तृप्ति जिंदा है। क्या ये बात तृप्ति के घर वालों को पता होगी? उसके माँ और भाई बाहर है ना? जी मैम। बुलाओ उन्हें। मैम, मनु ने? नहीं मैडम, तृप्ति ने ही पैसे भेजे होंगे, उसने कहा था हमसे। देखिए, पैसे मनु ने भेजे थे, हमारे पास सबूत है। लेकिन सर, मनु हमें पैसे क्यों भेजेगा? वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे समझ आ जाएगा आपको जरूर बताएंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। मैडम, तृप्ति को हम कब ले जा सकते हैं? हम पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोगों को हम तृप्ति सौंप सकें। कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, तुम रमेश के घर के पास क्या कर रहे थे? मैम, मैं वो भी उसी रात जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ। रमेश को कैसे जानते हो तुम? मैम, देखो, झूठ मत बोलो, हमारे पास सारे सबूत हैं। तुम रमेश को कैसे जानते हो और उस रात वहां क्या कर रहे थे जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ? तुमने मारा उसे? हाँ, नाराज थे ना उससे क्योंकि वो घर छोड़ के भागी थी, वो भी एक लड़के के साथ। तुम्हारी इज्जत पर आंच आई थी, राइट? उदय ये क्या कह रहे हैं? नाराज था मैं उससे, लेकिन मैं क्यों मारूंगा उसे? हमारी बहन थी वो, प्यार करते हैं मुझसे। तू काहे बेकार की अम्मा से उम्मीद लगाए रखी है? वो नहीं समझेंगी। सुन, तू शहर जाना चाहती है, हाँ, मेहनत करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, हाँ, तो तू जा। लेकिन माँ। अरे अम्मा को हम देख लेंगे ना, काहे इतना चिंता करती है? उसको हम संभाल लेंगे। तू वहाँ जाके मेहनत कर, थोड़ा शहरी लाइफ जी, और हाँ, वहाँ से पैसे कमा के भेजती रहना। वो अम्मा के लिए उसको तसल्ली रहेगी कि तू ठीक है, मेहनत कर रही है। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। सच्ची दिली भैया? अम्मा सुन लेगी। देखना भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी जिससे हम महंगी महंगी चीजें खरीद सके। किसने मारा उसे? रमेश ने? बोलो। ये ऐसे नहीं मानेगा, लॉकअप में ले जाओ उसे। सब सच निकल मैडम, मैं बताता हूँ। रमेश को हम जानते हैं, दोस्त है हमारा कई सालों से। हमने उससे कहा था कि वो तृप्ति को जाके मिले और वो उसको पैसे कमाने का मौका दे। दिल्ली में 25,000 दिया था रमेश ने हमको पेशगी के नाम पर, और हर महीने तृप्ति की तनख्वाह का एक हिस्सा देने वाला था, लेकिन नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया उसने। इसलिए हम उसको फ़ोन करते थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमको लगा कि शायद सारा पैसा वो तृप्ति को दे देगा। और 11 महीने बाद जब हम दिल्ली आए तो रमेश हमको मिला ही नहीं। हमने उसको कॉल किया तो उसने बोला कि तृप्ति भाग गई है, और हम यही सोच कर बैठे थे। आपने बताया कि तृप्ति की मौत हो गई, तो हम सच कह रहे हैं मैडम जी, हमने तृप्ति को नहीं मारा। एक मिनट, तुम्हारी आखिरी बार रमेश से कब बात हुई? मैडम जी 2-3 दिन पहले। लेकिन उसका फोन तो कई दिनों से बंद आ रहा है। मैडम जी उसके पास 2 नंबर है, तो हमने दूसरे नंबर पर फ़ोन किया था। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? जी। निकालो, निकालो, लगाओ रमेश को अभी। मैडम जी फ़ोन नहीं उठाएगा। वो हम देखेंगे। फोन लगाओ स्पीकर पे, जैसा हम बोलेंगे तुम वैसा ही बोलोगे। एक बार में तुम्हारे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? हैं?
तुम्हारा फोन कहाँ क्या है? हाँ, हमको मिलना था तुमसे। हम तो एकदम फुर्सत में बैठे हैं ना यहाँ तुमसे मिलने के लिए। कल 11 बजे आ जाना। कश्मीर गेट के पास शास्त्री नगर वाले सुनसान रास्ते पर कल 11 बजे आ जाना, वरना हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। गुड, तुम बाहर इंतजार करो। आपको लगता है रमेश आएगा? जाल फैलाया हमने, देखते हैं वो फंसता है कि नहीं। हो सकता है मनु उसके साथ हो, या वो हमें मनु तक पहुंचा सके। बस यही उम्मीद है। क्या हुआ मैम, क्या सोच रही हैं? उस एजेंसी वाली औरत मिसेस सिन्हा ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि तृप्ति मनु के साथ उसके पास आई थी काम के लिए, लेकिन भाई तो बता रहा है रमेश उसको काम के लिए लेके गया था। तो फिर झूठ क्यों? मतलब इस एजेंसी और रमेश के बीच कोई ना कोई नेक्सस जरूर है। मुझे भी ऐसी लग रहा है। होपफुली जब रमेश पकड़ा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि तृप्ति ने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। लव स्टोरी का इशू है या कुछ और? मैम अब तक तो आया नहीं है, थोड़ा देर और रुक के देखते हैं। जी मैम। जी मैम, नहीं अब तक नहीं आया। मैम वो सीसीटीवी वाली गाड़ी आ गई है। मैम रमेश ही है, आई गेट बैक टू यू। कहाँ है बे? बहुत अकड़ आ गई है तुम में, हैं? कहाँ है बेकार में दुश्मनी मोल ले रहे हो? गाड़ी लेके आओ। जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो? हैं? बोल दिया ना तुम्हारी बहन भाग गई, समझ में नहीं आता तुमको? अरे पुलिस को बीच में क्या? अबे साला धोखा। रमेश भाग मत, शूट करूंगा लोग। सब तेरा खेल खत्म है। मैंने कुछ किया नहीं है साहब। चलो ना, तुम उधर से आओ। देख लूंगा उधर। साहब, मैडम जी हमको फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं उस लड़की से। ये किसी और का फोटो है। हम तो बस लोगों को काम दिलाते हैं, उसके बाद वो जाने, उनके मालिक जाने, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी वाले जाने। मैं तो बस हाँ ये सही है। एक तो शराफत के मारे लोगों की मदद करो, गांव की गरीबी से निकाल कर लड़का लड़की लोगों को काम दिलाओ, और बदले में हम पे इल्जाम। सही है ये मैम। बस अब झूठ और नहीं, हमें अच्छी तरह से पता ये तुम्हारी ही तस्वीर है। अब ये बताओ, तुम मनु और तृप्ति को गांव से उठाकर शहर ले आए, उन दोनों को तुमने ही काम दिलवाया। फिर तृप्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने इतनी बेरहमी से उसको मारा? और क्या सब में मनु भी तुम्हारे साथ शामिल था, या तुमने उसे भी ठिकाने लगा दिया? क्या मैडम जी, कुछ भी, मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ऐसे नहीं मानेगा। साहब 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 साहब, अरे पहले तृप्ति को मारा, तो मनु की मदद से उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया, और फिर मनु को भी मार दिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। हाँ, तो मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी तो मनु से बात भी नहीं हुई है। उसका वो सनकी मालिक, उसी ने मारा होगा। मेरे पास एक बार फोन किया था, बोल रहा था कि किस चोर को मेरे घर में काम लगा दिया है। मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बोलने लगा तो टेंशन मत ले, चोरों से कैसे निपटना है मुझे अच्छे से पता है। और उसने फोन काट दिया। मनु कहाँ है? मनु, हमें क्या पता? और वैसे आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही हैं? घर का एक एक कोना छान मारो जल्दी। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, लॉ की जानकारी हमको भी है। मेरा सर्च वारंट क्या आपकी? तो जाओ कर लो कंप्लेंट। उसकी फिक्र ना मैं बाद में करूंगी, पहले मनु का ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सरासर जबरदस्ती है मैम। शायद आपको पता नहीं, हमारी भी पहुंच ऊपर तक है। हम प्रार्थना करो कि मनु इस घर में ना मिले, वरना तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स जेल में तुम्हारे काम नहीं आने वाले। मैम ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। देख लिया आपने? वहां कुछ नहीं मैम। देखिए मैम, देखिए मैम, सुनिए।
घबराओ नहीं बेटा, अच्छे से मुझे बताओ हुआ क्या। सब मेरी गलती थी मैडम जी, सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने ही उसे यहाँ आने को कहा था, रमेश पर भरोसा करने को कहा था। कितने सपने थे उसके, सब खत्म, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे साफ साफ सब बता। मनु, रमेश हमारे पैसे नहीं दे रहा है। वो जानता है कि तुम घर छोड़कर भागी हो, इसलिए तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? तुम एक बार रमेश से बात करो, उसे समझाओ। एक काम करो, उससे कहना कि तुमने अपने घर वालों को बता दिया है और तुम बाकी की लड़कियों जैसा नहीं डरने वाली। बाकी की लड़कियां? गांव की बहुत सारी लड़कियां घर छोड़कर भागी है, उसी ने फुसलाया होगा, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, चुप रहती है। लेकिन तुम मत डरना, सीधा जाके उससे अपने पैसे मांग लो। हाँ। रमेश, हमें सब सच पता चल गया। तृप्ति उस रात तेरे घर आई थी अपने पैसे मांगने के लिए, हक के पैसे मांगने के लिए। मनु से छोड़ के गया था वो, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वो अपना पैसा मांगने आई और तूने उसे बेरहमी से मार डाला। आई थी वो उस दिन शाम को मेरे घर में पैसे मांगने। वो 4 फुट की लड़की मुझे धमका रही थी, मुझे, वो भी एक दूसरे लौंडे के सामने। धमकी नहीं दे रही हूँ, तुमने लिए हमारे पैसे। तुमने कहा था 11 महीने में वो पैसे दे दोगे, दो अब। जबान मत लड़ा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। चला। कैसे नहीं देगा तू मेरे पैसे? अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? छोड़ छोड़। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो गुस्से में। उसके बाद इससे पहले हमें कोई देख लेता, हमने उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। उस दूसरे बच्चे ने ही मेरी मदद की थी। वो दूसरा बच्चा कहाँ है? उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके घर भी गया था, पर वो गायब हो गया है। बच्चों की गरीबी का तू फायदा उठाता है। वो तेरे से काम मांगने आते हैं, तू काम तो दिलाता है, लेकिन उनके सारे पैसे हड़प जाता है। मुझे उन सारे बच्चों की डिटेल्स चाहिए, एक एक लड़का लड़की जिन्हें तुमने काम पे लगवाया था और जिनके पैसे तुम हड़प गए। वो तो जैसे लालची पे भरोसा करते हैं, और तुम, तेरा ये लालच ना तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। और तेरी वो सिन्हा मेड सर्विसेज की मैडम भी नहीं बचेगी। सारे डिटेल्स लो उससे। जी मैम। अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आपकी बेटी तृप्ति बहुत ही बहादुर थी, होनहार थी। वो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, अपने परिवार के सपने भी पूरे करना चाहती थी वो। और अब क्या कहाँ मिला इसे? ये सपने देखने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे बेटे ने। नहीं, इसे सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बुरे वो लोग हैं जो इन सपनों का गलत फायदा उठाते हैं। अगर इसके चलते लोग सपने देखना छोड़ दें तो वो सही नहीं होगा। बस हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम वो सपने किसके सामने बयां करते हैं, क्योंकि गलत लोग उन सपनों का गलत फायदा उठा सकते हैं। आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की, उसे सपने देखने का पूरा हक था। सर इस तरफ। सर कुछ मिला? नहीं सर, लाश के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स नहीं मिले। कोई मोबाइल फोन? ना सर, ना मोबाइल फोन ना पर्स, कुछ भी नहीं। लेकिन लाश यहाँ तक आई कैसे? सर मुझे लगता है कि आदमी को यहाँ तक लाया गया होगा और फिर उस पर हमला किया होगा। सर सीने पर जो गहरे जख्म है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट करो। ओके सर। परसों ऑफिस गए थे विकास, शाम को लौटे ही नहीं। कल भी पूरा दिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। इवन हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ सर। कहाँ काम करते हैं आपके हस्बैंड? वेब मीडिया, मलाड ईस्ट। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? यस सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, इनकी सिस्टर नए गांव में रहती हैं और फादर सूरत में काम करते हैं। मैंने सब जगह फ़ोन करके बात की, लेकिन किसी को विकास के बारे में कुछ नहीं पता है। सर
आई एम वेरी मच वरीड, प्लीज़ आप जल्दी कुछ कीजिए। आप हाउसवाइफ हो? जी नहीं सर, मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाई सोसाइटी की लड़की की शादी ऐसे साधारण दिखने वाले लड़के के साथ? सर लव मैरिज का चक्कर होगा और क्या। ठीक है, लेकिन जोड़ी अजीब है। मतलब कहाँ वो लड़की, कहाँ ये लड़का। ये देखने में उसके मुकाबले उम्र में भी छोटा लग रहा है। हाँ सर, वो परसों आया था। 7 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और तकरीबन 7 बजे ही वो यहाँ से निकल गया था। पर शायद वो कल नहीं आया था, तो यहीं से ऑफिस से किसी ने उसको फ़ोन भी किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। सर समझ में नहीं आता, आजकल के लड़के बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, मुसीबत झेलनी पड़ती है हम लोगों को। विकास किस पोस्ट पे है? सर पोस्ट किसी पोस्ट पे नहीं सर वो तो ऑफिस बॉय है। वो शूटिंग पे टेप्स लाने ले जाने का काम करता है, बाकी का सामान भी लाता ले जाता है। कभी कभी वो ऑफिस का भी काम कर देता है। ऑफिस बॉय? मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन उसकी पत्नी तो वीपी है और सुना है उन्होंने लव मैरिज की है। हेलो जी, मैं विकास पवार की वाइफ बोल रही हूँ। विकास वहाँ पे आए थे? नहीं। अरे ते याचं घर कुठे आहे आपला विकासच्या बहिणीचं? हे घर का आगे? ये लोग कहाँ गए? मीतू और उसके हस्बैंड तो बाहर गए, शायद मार्केट गए। मीतू के भाई विकास को जानती है ना? नहीं, मैं तो इतना नहीं जानती। वो मेरे बेटे के दोस्त है ना, वो जानता है। विकास बहुत मेहनत करता था साहब। एक दिन में मानो ट्रिपल जॉब करता था। ट्रिपल जॉब मतलब? साहब उसकी माँ बीमार रहती थी तो इलाज के लिए बहुत पैसा लगता था उसको साहब। तो एक दिन में 3 नौकरी करता था। सुबह सुबह जाके अखबार डालता था, उसके बाद एक ऑफिस में जाता था, वहाँ पे प्यून था। उसके बाद यहाँ पे टेकरी में एक गराज है, वहाँ पे नौकरी को जाता था। और हाँ साहब, छुट्टी के दिन भी वो वहीं पे काम करता था। और साहब एक दमड़ी बचा रहा था अपनी माँ के इलाज के लिए। और आज का मैच अपन को जीतने का है। विकास, अरे बोल। चलना खेलने। वो पठानवाड़ी के छोकरों लोग के साथ मैच रखा है अपन का। अरे नहीं रे बाबा, मेरे को ऑफिस में ओवर टाइम पे जाने का है। और वो शाम को रशीद भाई के गैरेज में लेट पहुंचा ना तो भी पैसा काट देगा। मेरे को खा के तुरंत निकलने का है। पर तू ऑफिस से लंच करने घर का आता है? तेरे ऑफिस में कैंटीन नहीं है क्या? कैंटीन है रे बाबा, लेकिन पैसा नहीं है। मम्मी का दिन का मेडिसिन 1000 रुपए का जाता है, मालूम है तेरे को? अरे हाँ, अरे तेरा वो भी है ना। हाँ चल फिर मिलते हैं बाद में। और सुनिए, हाँ। मैच के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जीत के आना। अरे जीत के ही आएंगे, बहुत मिस करेंगे। चल चल बाय। और विकास कैसा है? अरे ठीक हूँ रे। अरे तेरी आई की तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है रे। अरे तू एक काम क्यों नहीं करता, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं करता? नहीं तो बेचारी मर जाएगी रे। ऐसा मत बोल यार, मत बोल ऐसा। सॉरी, पर तू उसको कैसे भी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर। प्राइवेट में डालने के लिए पैसा किधर है मेरे पास? सर बेचारा हमेशा पैसे ही के टेंशन में रहता था, पर मुझे लगता है शादी के बाद उसका पैसे का टेंशन खत्म हो गया। कैसे? साहब पैसे वाली बीवी मिल गई ना उसको। अच्छा, ये विकास और उसकी बीवी में रिश्ता कैसा था? साहब वो मेरे को नहीं पता साहब, वो उसकी बहन है ना मीटू, वो बता सकती है। सर विकास की बहन घर आ गई है। चलो। तेरे को मालूम था ना विकास और उसकी बीवी का कैसा रिश्ता है? मालूम था। फिर पुलिस को बताया क्यों नहीं? क्या बोल रही है आई? विकास मेरा दोस्त है, कैसे बताता? 7 रोज पहले विकास यहाँ आया था, लेकिन जब से मेरी आई की डेथ हुई है ना, वो कभी कभार आता है यहाँ। शादी से पहले तो यहीं रहता था ना? शादी के बाद भी दोनों यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले वो दहीसर शिफ्ट हो गए। मालूम नहीं क्यों और क्या बात थी उन दोनों के रिश्तों के बीच, मुझे कुछ अजीब सा लगता था। क्यों? क्योंकि उन दोनों में बहुत फर्क था। विकास तो 10वीं पास था और शिखा MBA थी। न जाने और क्या क्या करके रखा था उसने। वैसे भी वो बड़े घर की औरत है। पता नहीं उसने विकास में क्या देख के उससे शादी की थी। लव मैरिज थी ना दोनों की? वही, दोनों
एक ही कंपनी में काम करते थे, पर कुछ दिनों पहले शिखा ने दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ये आपके पिताजी हैं? जी, सूरत में रहते हैं, बहुत कम आते हैं यहाँ। वैसे उनको कुछ पड़ी नहीं है। मेरी आई अस्पताल में थी, उसको कैंसर था, फिर भी 5-6 महीने में एक बार आते थे। 2 साल तक 2-2 नौकरी करके मेरे भाई ने मेरी माँ का इलाज किया था, फिर भी वो बची नहीं। इसमें विकास की फोटो नहीं है? है ना, वो विकास ही है। ये? हाँ। यादव, फिर ये किसकी फोटो है? ये तो विकास की पुरानी फोटो है। ये किसने दी आपको? सर, विकास ने तो मुझे यही फोटो दिया था, बोला संभाल के रखना, बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर। मेरे पास इसके अलावा उसकी और कोई फोटो नहीं है। विकास इतना ऑर्डिनरी सा ऑफिस बॉय, एकदम साधारण फैमिली से, और आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, फिर कैसे? 1 साल पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। विकास ऑफिस के सारे छोटे बड़े कामों को बहुत अच्छे से निभाता था। उसकी डेडिकेशन देख के मुझे अच्छा फील होता था। तब वो मेरे ऑफिस के और पर्सनल कामों को भी करने लगा। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम। लेकिन आप दोनों के सोशल स्टेटस में इतना बड़ा अंतर, फिर उसके बावजूद आपने शादी? प्यार में कोई ये सब कहाँ सोचता है। यादव, फोटो देखो। सर, पीएम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक लड़के की मौत रात 12 और सुबह 2 के बीच में हुई है। अच्छा, इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट की? हाँ सर, कर दिए। और कुछ? कोई फोन, मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अभी भी लाश लावारिस है। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, वसई पुलिस स्टेशन, पीएसआई भोसले बोलते है। ओके सर, दहिसर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हमें जो डेड बॉडी क्रीक में मिली थी, उसके जैसे दिखने वाले एक लड़के की मिसिंग कंप्लेंट उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। कॉमन क्रीक के किनारे ये लाश मिली थी। ये उसकी पोस्टमार्टम है, जो आज सुबह ही आई है। हत्या 15 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के दरमियान ही हुई। क्लोज रेंज से 2 गोली मारी गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि .32 बोर का रिवॉल्वर ही इस्तेमाल हुआ है हत्या में। इस इलाके में जितने भी .32 बोर के वेपन्स होल्डर हैं, हम उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, कोई मैच नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि रिवॉल्वर चोरी का हो या फिर यहाँ का हो ही ना। ये जो लड़का विकास पवार ये दहिसर का है, तो हो सकता है कि वेपन और किलर दोनों उस तरफ के हो। हम अपने इलाके में भी जांच शुरू करवाते हैं और केस टेक ओवर करने की प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं। ठीक है, हमसे जो भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। जरूर, थैंक यू। यादव, अपने इलाके में जितने भी .32 बोर के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर, हमें विकास पवार की वाइफ शिखा को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसकी मौत हो गई है। हाँ, कॉल करो। ओके सर। शिखा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, अगर नहीं लगा तो उसके घर जाएंगे। ओके सर। जादव, फोन लगाओ उसको। सर, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम इधर संभा। ओके सर। साहब, सुबह 7 बजे मैं ड्यूटी पर आया। उसके पहले कोई दूसरा आदमी था और मेरे रहते मैडम नहीं निकली यहाँ से।
ये तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा? साहब वो कैमरे में लोचा है, तोड़ना पड़ेगा। सर अंदर कपट खुला पड़ा है, तिजोरी भी खुली पड़ी है और शिखा पवार कहीं नहीं है। मतलब या तो शिखा भाग गई या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। सर पहले शिखा के पति की हत्या हो जाती है और बाद में ये सब कुछ। ये पूरा मामला ही उल्टा है जादव। एक ऑफिस बॉय की एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ शादी और अभी ये सब वारदातें। अपने बीसीएस को अलर्ट करो और विकास पवार की फैमिली को बुला लो, उसकी बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। ओके सर। विकास पवार की तलाश कुछ हैरान कर देने वाले रास्तों से गुजर रही थी। तस्वीर की गुत्थी सुलझी तो विकास की गोलियों से छलनी लाश सामने आई। लाश का भेद अभी सुलझा नहीं कि विकास की बीवी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। ये दुर्घटनाएं आज हुई थी, पर इसके तार कहीं अतीत में छुपे थे जो अब खुलने वाले थे। विकास की जिंदगी नरक थी सर, नरक हो गई थी, नरक हो गई थी। चाय। नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? हाँ प्लीज। अच्छा लिसन ना, बाथरूम में एक बार चेक करना कंडीशनर है या नहीं। तुम्हारी इस फटफटिया पे अगर मैं और बैठी ना तो मुंह के बल गिरूंगी। मेरी स्किन देखो, इतनी चिपचिप कर रही है, इतना डस्ट और पोल्यूशन सब कुछ चिपक जाता है स्किन पे। बाइक पे तो ऐसा ही होता है ना? बाइक पे अगर ऐसा होता ना तो मैं अपने पापा के यहाँ से अपनी कार लेकर आ जाती, क्योंकि अब इस बाइक पे मैं और नहीं बैठ सकती। नहीं विकास, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा? मतलब इट्स सो डैम कंजस्टेड। मतलब चलने तक की जगह नहीं है यहाँ पर यार। यहाँ की लोकेलिटी एकदम फटीचर, सो डाउन मार्केट, नो प्राइवेसी एट ऑल। सुनो, तुम्हारी बहन बिना पूछे बिना नॉक किए सीधा घर के अंदर चली आती है। सुनो, अब इधर और नहीं, यहाँ प्लीज लेट्स मूव आउट। तुम ऐसा करो, किसी अच्छी लोकेलिटी में हमारे लिए ना 2 या 3 BHK ढूंढो। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि विकास ने उस लड़की के साथ शादी क्यों करी थी। शायद थोड़ी तड़क फड़क सी थी इसलिए होगा, पता नहीं। और हाँ, पोजीशन और पैसा था उसके पास, शायद इसीलिए जब तक मेरे आई का कैंसर का इलाज चलता रहा तब तक तो कैसे भी विकास अपनी तनख्वाह से खर्चा कर रहा था। जब माँ की तकलीफ बढ़ गई तो उसको प्राइवेट में भर्ती किया। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खर्चा ज्यादा होता है, और खास करके कैंसर में। हाँ, कुछ महीने का 50-60 हजार तक खर्चा जा रहा था। इतनी तो विकास की तनख्वाह भी नहीं होगी, तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने पूछा था उससे तो उसने कहा कि उसने कहीं से लोन लिया है। सर, इससे अच्छा होता कि अपनी वो पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता तो। पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ सर, उसकी एक मंगनी हो चुकी थी और शिखा के लिए विकास ने मंगनी तोड़ दी थी। कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है? सुमन, बंसीपाड़ा मालाड में रहती है वो। और सर, जब मंगनी टूट गई थी तो सुमन का बाप हमारे घर पे आके बहुत हंगामा किया था। ये सुधाकर गायकवाड़ का हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ये मामला बदलेगा तो नहीं? बेटी की सगाई टूटी और बाप ने मंगेतर की हत्या कर दी। सर, यहाँ तक कि वो उनके घर पे भी पहुंच गया था लड़ने के लिए। शिखा पवार का बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किसी क्लब की मेंबर थी क्या। और विकास पवार का बैंक अकाउंट चेक करो, और खास करके पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन। उसके ऑफिस से पता करो कोई लोन वोन लिया है क्या उसने। ओके सर। विकास, जो एक सीधा साधा आम नौजवान था, अपनी माँ और परिवार के प्रति अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से अदा कर रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को छोड़कर शिखा के साथ प्रेम विवाह किया। क्या विकास स्वार्थी बन गया था? सुमन गायकवाड़ तो घर कुठे? सर, पिछले 4 सालों से विकास और मेरा अफेयर था। फिर उसके कहने पर मैंने पापा से बात की, फिर हमारी सगाई हुई। सर, सगाई से सबसे ज़्यादा खुश विकास था, लेकिन 1 हफ्ते बाद एक दिन अचानक। अरे तू अचानक? तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू रुक, ये रख ले। काय झाला? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों?
सच में मजबूर हूँ। पर विकास, हमारी एंगेजमेंट। विकास, विकास। अरे अंकल, क्या बोला तू? अंकल क्या बोला तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा तू? अंकल प्लीज। अरे तू क्या समझता है? क्या सुनूं तेरी बात? अंकल मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करेगा तू? काजल तू बाजू हट। काजल तू बाजू हट। सर, उसके बाद विकास और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। मुझे पता लगा कि उसने शादी कर ली है किसी अमीर लड़की से। उसी के ऑफिस में कोई एम्प्लॉय थी, बड़ी पोस्ट पर। तुम्हारे पिताजी ने उसको धमकी भी दी थी उसके घर जाकर? हो गेले होते। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? सर, एक बार ऑनर के पर्सनल बॉडीगार्ड है। इस वक्त कहाँ, बार में होंगे? सर, .32 बोर वेपन जिनके पास है उनके नाम की लिस्ट। दर्दी, बुला लो इन सभी लोगों को और इनके बुलेट के रिकॉर्ड्स निकालो। मगर सर, शहर में 122 लोगों के पास लाइसेंस है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दर्दी, अगर ये केस हमें सॉल्व करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। चल बैठ जा अभी। जा चुप बैठ। क्या हो रहा है? शांत बैठो। दारू पीने को आया, नौटंकी करने को? चलो बैठो। सुधाकर गायकवाड़ तुम्हारा नाम? हाँ साहब। वेपन है तुम्हारे पास? है ना साहब। देखो। लाइसेंस है इसका? हाँ साहब। सर, लाइसेंस तो ओके है। .32 बोर। जादव, गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। चल बैठ गाड़ी में। पर साहब बताओ तो सही, क्या हुआ है? सीधे से चलेगा या हम लेके जाएं? साहब, साहब, साहब सुनिए साहब, साहब खड़ा रहे। साहब, कितनी बार बताऊं, मैंने नहीं मारा उस विकास को। हम अगर उस रोज वो मेरे घर में आया था तब मैंने उसे 2 झपड़ मार दी थी। क्या करता साहब? मेरी बेटी के साथ में सगाई करके उसने तोड़ दी थी। मेरा खून खोल गया था साहब। इतना खून खोल गया था कि अपने रिवॉल्वर से 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी? नहीं साहब, वो हथियार मेरा नहीं है, मेरे बार मालिक का है। आज तक उसमें से एक भी गोली नहीं निकली है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं साहब। हाँ साहब, अगर उस दिन मेरी बेटी ने मुझे रोका नहीं होता ना तो मैं उसकी खाल खींच लेता। जादव, इस सुधाकर की रिमांड बढ़ाओ, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा ये। ओके सर। विकास के मैंने बैंक अकाउंट चेक किए, एक में 0 बैलेंस है और एक में 1000 रुपया। मतलब हॉस्पिटल का पेमेंट कैश से किया होगा? हो सकता है सर, मार्केट या किसी दोस्त के पास से उसने लोन लिया हो। हम लोग पता कर रहे हैं। और एक बात सर, उसकी माँ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 महीने से एडमिट थी, उधर ही उसकी मौत हो गई। मतलब अगर लोन लिया भी होगा तो उसी दौरान लिया होगा। सर, और एक बात सामने आई है। क्या? वो शिखा, अंधेरे में कोई इंजीनियर है, देवराज जोशी, उनकी बेटी है। पुलिस की छानबीन से मालूम हुआ कि विकास की मां को सरकारी अस्पताल से एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में शादी के बाद ही डाला गया। शिखा को विकास से प्यार था, इस बात पर विकास के बैकग्राउंड को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है। इसलिए पुलिस शिखा से जुड़ी हर चीज की गहराई से छानबीन करने लगी। मिस्टर देवराज जोशी, एक्चुअली मैं शिखा के बारे में कुछ। हमारी बेटी मिल गई क्या? अभी तो नहीं। हम दोनों खुद शॉक थे। मास कॉम में मास्टर्स किया है मेरी बेटी ने। हमने बहुत अच्छी जगह उसकी शादी तय की थी। फिर एक दिन वो विकास को लेकर आई और बोली वो उससे प्यार करती और उससे शादी करना चाहती है, और ऐसे लड़के के साथ शादी। ऑफिस बॉय था वो। हमने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी, कभी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं किया था। मैंने उसे बोला भी कि तू अपने टाइप के लड़के से साथ शादी कर ले, और वो जिद पर अड़ गई। बोली विकास के अलावा वो और किसी से शादी नहीं करेगी। शादी भी दोनों ने मंदिर में कर ली, हमारे बगैर। सर, शिखा के बारे में कोई पता, कोई क्लू मिला आप लोगों को? हम ढूंढ रहे हैं उसे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले आप हमें खबर कीजिएगा। जी सर। सर, सुमन के पिता सुधाकर गायकवाड़ की पिस्तौल हत्या में यूज किए गए .32 बोर के पिस्तौल की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही है। हमें लगा था कि सुमन की मंगनी टूटने की वजह से सुमन के बाप ने विकास की हत्या कर दी। फिर मामला उससे ठीक उल्टा भी हो सकता है। वो कैसे सर? हो
हो सकता है कि शिखा का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो जिसको ठुकरा कर उसने विकास से शादी की हो और उस बॉयफ्रेंड ने विकास को मार दिया। हो सकता है सर। एक काम करो, शिखा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। उसके परिवार से और ऑफिस से पता तो लगाना होगा तो उसका पहले कोई चक्कर था या नहीं। सर ये सुधाकर गायकवाड़ का क्या करे? फिलहाल छोड़ दो उसको। ओके सर। आपकी बेटी का शादी से पहले कोई लव अफेयर वगैरह? जी नहीं। करीब 6 महीने पहले इस कंपनी में ज्वाइन किया है शिखा ने। अच्छा, उससे पहले वो कहाँ काम करते थे? इससे पहले वो सागर सक्सेना प्रोड्यूसर, उस कंपनी में थी वो। ऑफिस में किसी से कोई अफेयर वगैरह? एज फार एज शिखा इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक सो। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, ओके सर। शिखा का मोबाइल एक्टिव हुआ है। अभी अभी उसके मोबाइल से मुंबई के किसी नंबर पर फोन किया गया है। सर, शिखा का फोन जो पुणे में अभी अभी 20 मिनट पहले एक्टिवेट हुआ था, उस नंबर से मुंबई के इस नंबर पर फोन किया गया है। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ सर। अब मुंबई का नंबर कौन सा है? सर ये नंबर सागर सक्सेना का है। सागर सक्सेना? इस नाम का जिक्र तो वसंत मीडिया ने भी किया था। हाँ सर, ये वही सागर सक्सेना है जिसके लिए विकास और शिखा दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले शिखा ने वो नौकरी छोड़ दी। सर ये शिखा के पिछले 7 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि नौकरी छोड़ने के बावजूद भी शिखा आए दिनों सागर से बातें किया करती थी। विकास और शिखा दोनों सागर के लिए काम करते थे, फिर दोनों ने शादी कर ली और उसके कुछ महीनों बाद शिखा ने कंपनी बदल ली। अब शिखा फरार है और जहां कहीं भी है वहां से इस सागर सक्सेना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे खेल में इस सागर सक्सेना भी एक बड़ा खिलाड़ी मालूम होता है। चलो इसको मिलते हैं। आपको तो पता है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। मिस्टर सागर सक्सेना। सिन्हा साहब, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। यस सर, फोन आया था शिखा का। पहले मेरी कंपनी में काम करती थी वो। क्या बात हुई आपकी उससे? वो आपको तो पता ही होगा, शिखा के हस्बैंड की डेथ हो गई। किसी से कर्जा वगैरह लिया होगा। शिखा ने बताया कुछ लोगों ने उसके घर पे हमला किया, उसे किडनैप करने की कोशिश की। किसी तरह जान बचा के पूना भागी वो। फिर मैंने कहा कि इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वहाँ की पुलिस वालों को कांटेक्ट करो। जो लड़का था विकास पवार, वो भी आपके यहाँ काम करता था? जी, मेरे यहाँ काम करता था। अब सर, शिखा मेरी दूर की भतीजी लगती है। उसने मास कॉम किया तो उनके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि आपके ऑफिस में कोई जगह हो तो बताइए। मैंने कहा भेज दीजिए, यहाँ कर लेगी काम। ब्राइट लड़की है सर, 1-1.5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर बन गई वो। और शिखा और विकास का अफेयर भी उसी दौरान हुआ? सर ये यूथ लोग ऊंच नीच को कहाँ मानते हैं, कहाँ समझते हैं सर। कहाँ वो इंग्लिश मीडियम की लड़की, मास कॉम वाली, उसके फादर इंजीनियर, और कहाँ वो बस्ती में रहने वाला ऑफिस बॉय। दोनों में कोई मेल नहीं सर। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो जब पेरेंट्स ने मना किया तो भाग के मेरे पास आई, बोली अंकल आई लव विकास, अंकल हेल्प कीजिए। मैंने समझाया कि दोनों की हैसियत में बड़ा फ़र्क है, लेकिन नहीं मानी सर। जादव, इसका बैकग्राउंड चेक करो और ये विकास की माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी पता करो वहाँ के बिल विकास कैसे भरता था। ओके सर। मुबारक हो, आपकी बेटी की न्यूज मिली है। कहाँ है वो? पुणे में है। हालांकि हम उससे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए। ये सागर सक्सेना आपके रिश्ते में है क्या? जी सर, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। और ये जो शादी हुई, हमने सागर से पूछा कि ये कहाँ शादी कर रही है, तो उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। बोला ये लव का मैटर है, मेरे बस में कुछ नहीं। बकवास कर रहा है सागर। मंदिर में शादी करवाने वो भी गया था, शिखा ने बताया मुझे। हाँ जादव। सर मैं उसी हॉस्पिटल के बाहर से बोल रहा हूँ जहाँ पर विकास की माँ को एडमिट किया गया था। सर पूछताछ करने पर पता चला है कि विकास की माँ के हॉस्पिटल का बिल एक डेबिट कार्ड से पे हुआ है। किसके डेबिट कार्ड से? सर सागर सक्सेना के। और सर वो प्यार करने लगी थी उससे।
मेरे पास आई, बोली अंकल हेल्प कर दीजिए। तो ये सब आप बता चुके हैं। मंदिर में आपने उन दोनों की शादी भी करवाई? हाँ करवाई। अब घर वाले कन्यादान नहीं कर रहे थे तो किसी न किसी को तो करना ही था। मैंने उनके घर वालों को समझाया कि बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, पर नहीं, उन्होंने कहा कि लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करता, मैं गया मंदिर, किया कन्यादान, करना पड़ता था, सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन ये सब आपने पहले नहीं बताया था। सर शिखा ने प्रॉमिस लिया था मुझसे कि ये बात किसी को ना बताऊं, तो क्या करता मैं। विकास की माँ के हॉस्पिटल के बिल्स आपके डेबिट कार्ड से चुकाए गए थे, ये ना बताने का भी प्रॉमिस लिया था? नहीं सर, मैं नेकी करके ढिंडोरा पीटने वालों में से नहीं हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। विकास की माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा था तो तनख्वाह से सारा खर्च चल रहा था। उसके बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए तो खर्चा बढ़ गया। फिर ऑफिस में किसी ने बताया कि वो लोन ट्राई कर रहा है, तो मैंने कहा मैं पैसे दे देता हूँ। अब रिलेशन है तो सर हेल्प तो करना बनता ही है। बस अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पत्नी से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। सुधा, सुधी, अरे इधर आओ। साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। पूछिए साहब। अकेले में? हाँ ठीक है, पूछिए। शिखा को जानती हैं आप? जी। और उसके पति विकास को? हाँ। जोड़ी सही थी? मतलब सक्सेना साहब ने जो शादी करवा के दी, ये जोड़ी सही थी? क्या सही था साहब? एक नंबर का कमीना है वो सागर। अपने ही भतीजे के साथ इश्क लड़ा रहा था। वो रोज आती थी घर पे ऑफिस के काम से। घर तो ठीक था साहब, फिर वो अपने पति विकास के साथ आती थी घर पे। फिर वो लोग कहाँ जाते थे मुझे पता नहीं। पता नहीं उस विकास को क्या मजबूरी थी जो अपनी बीवी को इनके हवाले करता था। मेरे से रहा नहीं गया। मैं एक दिन उनके पीछे पीछे फार्म हाउस तक पहुंची और जो मैंने देखा, तू इधर का कोई? तुम्हारी रंगरलिया देखने। देखा ना, अब जा। रिश्ते में ये तुम्हारी भतीजी लगती है और तुम हो के ज्यादा डालेबाजी मत कर मेरे सामने। प्रीतपाल, प्रीतपाल। जी साहब। मैम साहब को लेके जाओ। एक नंबर का पेशर है वो सागर। ये हमारा बेटा अनिल अपने बाप से नफरत करता है, नफरत। तुम्हारे पापा ने जो... पापा नहीं सागर सक्सेना, मैं पापा नहीं मानता उसको। वो एक नंबर का लड़की बाज है। अपनी भतीजी के साथ सोता है और वो उसका हस्बैंड विकास दलाल है उसका। शर्म नहीं आती तेरे को अपने बीवी को ऐसे? मेरी माँ को कैंसर है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हर दूसरे दिन आती थी वो घर पे। मैं बीवी सिर्फ नाम के लिए हूं उसकी। मेरी इस घर में इज्जत एक काम वाली बाई से ज्यादा नहीं है। अंदर जो कुछ आपकी बीवी ने कहा बाहर भी सुनाई दिया होगा। कुछ कहना? सही कहा मेरी बीवी ने, गांवटी बीवी ने। अफेयर है मेरा, लेकिन मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। वो लड़की शिखा ने शादी तो कर ली, उसके बाद आई और आके रोने लगी। उसके पति के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। अरे सीधे गले लग गई मेरे को। मैंने बोला रुक, मैं बात करता हूँ तेरे हस्बैंड से। मैंने बुलाया, उससे बात की, पूछा क्यों रो रही है। तो जानते हैं साहब क्या बोला उसने? बोला अगर आपसे लिपटती है तो लिपटने दो। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक सेकंड का तो मेरा दिमाग सटका साहब। फिर मैंने सोचा कि लड़का सामने से ढील दे रहा है, लड़की भी गले पड़ रही है, तो क्या डील कर लिया मैंने। और जब विकास की माँ मर गई, उसे पैसों की वैसी जरूरत नहीं रही, लड़का डील से मुकरने लगा,
तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, ऐसा आप सोच रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम विकास को किसने मारा, क्यों मारा, और हो सकता है किसी और से लोन लिया और चुकता ना कर पाए हो। साहब वो तो मरा, लेकिन उसकी बीवी दर दर भटक रही है। उसे हम ढूंढ लेंगे। आप हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाइए। ठीक है। तुम प्रीतपाल सिंह हो क्या? जी साहब। सक्सेना साहब के बॉडीगार्ड? जी साहब। वेपन दिखाओ अपना। लाइसेंस है इसका? जी साहब। दिखाओ सर। .22 बोर और लाइसेंस सागर सक्सेना के नाम पर है। 15 तारीख को कहाँ थे? साहब वैसे तो हर वक्त मैं सक्सेना साहब के साथ रहता हूँ, ऑफ टाइम में ऑफिस में या फिर पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। जी साहब। अरविंद सर। जिस रात और जिस जगह विकास की हत्या हुई वहाँ के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो किन किन लोगों के मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे। यस सर। सर हो सकता है कि ये डील सागर ने की हो और बाद में विकास ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विकास ने उसे बोला होगा कि ये सारी बात वो पब्लिक को बता देगा। फिर क्या है, सागर ने विकास को टपका दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है। क्या सर? अनिल, सागर का बेटा, बहुत गर्मी है उसके दिमाग में। हाँ सर, वो तो अपने बाप को बाप तक नहीं मानता है। इस लड़के के सारे डिटेल्स निकलवाओ। आजकल के लड़के पूरा टाइम इंटरनेट पर बैठे रहते हैं, देखो क्या मिलता है। ओके सर। कहाँ जा रहा है? बैठ। मुझे कॉलेज जाना है, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है। कॉलेज भी भेज देंगे, बैठ। चाय कॉफी पीते हैं। कॉफी संगा। बाप से बहुत नफरत करता है और माँ से बहुत प्यार। तो इसलिए तूने विकास को मार डाला ताकि सारा झमेला ही खत्म हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? किसका हथियार है ये? ये मेरा नहीं है। किसका? वो मेरा बाप है ना, सागर सक्सेना, उसके बॉडीगार्ड का। प्रीतपाल? नहीं, उसका जोड़ीदार। बाबा हमेशा मेरा पिस्तौल लेके अपना फोटो खींचता था। कौन बाबा? साहब का बेटा अनिल। अभी वो गन किधर है? चोरी हो गया। मैं उसका एफआईआर भी किया थाने में। कहाँ से चोरी हुई तेरी गन? मालूम नहीं, लेकिन मैं कंप्लेंट भी किया। उसके बाद भी सागर साहब मेरे को काम पे से निकाल दिया। तेरा वेपन कहाँ से चोरी हुआ तुझे याद नहीं है? नहीं साहब। अभी याद आ जाएगा। डालो उसको गाड़ी में। लेकिन साहब मैं क्या साहब? वो अनिल, क्या उसको भी हवालात में लेना है? नहीं, उस पर अभी नजर रखो। उसको अरेस्ट किया तो उसके माँ बाप गर्दी मचा देंगे, इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस पैदा करेंगे। सबसे पहले जरूरी है मर्डर वेपन का मिलना। सर ये माधवराव बैंक में सिक्योरिटी का काम करते हैं। सर इनका ये सरकारी हथियार है, .32 बोर। ये सर 4 दिन पहले इन्होंने किसी दूसरे को उधार दिया था। उधार? हाँ साहब वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड है साहब। उसने बोला कि उसका हथियार थोड़ा अटक के चलता है और वो और उसका साहब 2 दिन के लिए बाहर गाँव जाने वाला है, तो बोला 2 दिन में वापस कर देगा साहब। फिर साहब 2 दिन के लिए मैंने उसको अपना हथियार दे दिया, साथ में 2 गोली भी इस चैम्बर में था। इनको जब हथियार वापस दिया तभी इसमें गोलियां नहीं थी। फिर साहब मैंने उससे पूछा कि गोली किधर गया, मुझे अपने साहब को जवाब देना पड़ेगा। तो उसने बोला साहब कि वो साफ करते करते इधर उधर हो गया होगा, 2-4 दिन में वापस कर देगा। पर साहब अभी तक तो वापस नहीं किया। फिर साहब आप लोग का ये जांच शुरू हो गया तो मैंने साहब इनको बता दिया साहब। किसको दिया था हथियार? प्रीतपाल सिंह साहब। प्रीतपाल सिंह, वो जो सागर सक्सेना के वहाँ काम करता वही ना? हाँ वही साहब। जादव, गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर वो हथियार मैच कर गया है, खून उसी से हुआ है। साहब मैंने ही मारा विकास को। क्यों? मैडम ने बोला था। कौन मैडम? सुधा मैडम, सक्सेना साहब की बीवी। क्या बकवास कर रहे हो? वो क्यों बोलेगी? क्या मालूम साहब, मुझे
3 लाख रुपए दिए थे, मैं विकास को वसई लेके गया। सुधा मैडम भी मेरे साथ गई थी। सर, ये सुधा सक्सेना के बैंक डिटेल्स। इन डिटेल से पता चलता है कि सुधा सक्सेना के अकाउंट से 3 लाख रुपए विड्रॉल हुए थे, वो भी चेक से। पैसे सुधा ने खुद विड्रॉ किए थे? हाँ सर। सर, जहाँ पर विकास का मर्डर हुआ था वहाँ के मोबाइल टावर के डिटेल्स और ये मार्क किए हुए नंबर है वो अपने केस से संबंधित है। ओके। ये नंबर प्रीतपाल का है और ये नंबर शिखा का है। ये सुधा सक्सेना, मतलब वारदात की रात को ये तीनों वसई क्रिक के पास मौजूद थे। लेकिन सुधा सक्सेना शिखा के साथ मिलकर विकास को क्यों मारेगी? कुछ तो पेच है जादव। सुधा सक्सेना को लेके आओ यहाँ, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। बैंक के खाते के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो सब सागर ही देखता है। वो क्या है ना, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 6 जमाती पढ़े हैं हम, वो भी गांव के स्कूल में। हाँ, लेकिन बैंक से 3 लाख रुपए तो निकाले ना आपने। वो सब मुझे नहीं पता, सागर ने मुझे जिस पे साइन करने के लिए बोला मैंने किया। ये चप्पल आपके, कोई दूसरे भी चप्पल है आपके पास? और भी चप्पल है पर ज्यादातर मैं यही पहनती हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? मैडम के चप्पल लेके लैब टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर, चलिए। और घर से सागर के मंगा के वो भी भेजो। ओके सर। सर, शिखा फिर से एक्टिव हुई है। दिल्ली के एक दुकान में उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन किया है। दिल्ली पहुंच गई? दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है? हाँ सर। शिखा क्राइम सीन पे मौजूद थी। मुझे लगता है कि शिखा इस मर्डर में शामिल हो सकती है। उधर शिखा पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही थी, इधर मुंबई में पुलिस की एक टीम सागर के बंगले पर उसके जूते बटोर रही थी। जूतों में जाने पुलिस को क्या सुराग मिलने को था कि एक नहीं, सागर के सभी जूते उठाकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। लैब रिपोर्ट के हिसाब से सागर और प्रीतपाल दोनों के जूतों पे वो क्रीक वाली मिट्टी पाई गई। मतलब दोनों के वहां मौजूद होने की संभावना है। सर, सुधा का मोबाइल लोकेशन उस वक्त वहीं का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके चप्पलों में ऐसी मिट्टी नहीं है। उसकी वजह है जादव, उसका मोबाइल कोई और वहां लेकर गया था और वो कोई और नहीं, खुद सागर सक्सेना था। इस सागर सक्सेना से बात करनी होगी। चल बैठ। देखिए, गलत कर रहे हैं आप। ये जबरदस्ती महंगी पड़ेगी आपको। अपने वकील से बात करूंगा मैं। चल, ज्यादा छाड़ा मत बनो। मर्डर का चार्ज लगने वाला है तेरे पे। वसई क्रीक पे तू भी था ना? था, बिल्कुल था। देखिए साहब, वसई में मेरा फार्म हाउस है। वीकेंड पे जाता हूँ वहाँ, मॉर्निंग वॉक लेता हूँ तो जूते पे मिट्टी लग सकती है। हाँ, लेकिन तेरे जूते पे जो मिट्टी लगी है वो वसई के उसी एरिया की है जहाँ वो वारदात हुई। तो उससे ये तो साबित नहीं होता कि हत्या वाले रोज मैं क्रीक पे था। होगा होगा, सब साबित होगा। ये पुलिस तेरी बीवी नहीं है जो तेरी हर बात मान ले। जादव, सलूट। देख प्रीतपाल, एक बार फाइनली समझाता हूँ, ये तू अपने बॉस के लिए कुर्बानी दे रहा है ना, बेकार है। फांसी का फंदा मिलेगा तुझे, बीवी बच्चे तेरे सड़क पे भीख मांगेंगे और तेरा बॉस अपनी अय्याशियां वैसी की वैसी चालू रखेगा। और तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा? सरकारी गवाह बन जा, सब कुछ ठीक ठाक सच सच बता दे। तूने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, किसके कहने पे किया। मेरा क्या फायदा? सजा मेरी रियायत मिलेगी, सजा माफ भी हो सकती है। क्यों जादव? हाँ बिल्कुल। देख साहब, जो कुछ पूछ रहे ना सब कुछ सच सच बता दे। मैं हमेशा सक्सेना साहब के साथ ही रहता था। शादी से पहले ही उनका अपनी भतीजी के साथ संबंध था। एक दूसरे से प्यार करते थे दोनों। फिर जब शिखा के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो सक्सेना साहब और शिखा मैडम ने एक प्लान बनाया। उन्होंने विकास को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे के बदले एक झूठी शादी करने के लिए कहा और अपनी माँ की खातिर विकास मान गया। जब जब बोलूँगा इसको मेरे पास लेके आएगा। बाकी तेरी मदर के इलाज के लिए जो पैसा होगा भरता रहूँगा, समझा? विकास हर दूसरे दिन शिखा मैडम को कभी ऑफिस तो कभी फार्म हाउस पर छोड़ के जाता और उसकी हालत ठीक नहीं थी साहब, चिढ़ा हुआ था। शिखा मैडम से प्यार करने लगा था
उन्हें अपनी पत्नी मानने लगा था और एक दिन उसकी माँ गुजर गई। फिर अचानक उसके तेवर बदल गए साहब। ये सब बंद करो आप। क्या बंद करूं? इसके आगे मेरी वाइफ को लेके आपके पास नहीं आऊंगा मैं। शिखा वाइफ है तेरी, सिर्फ नाम की। डील ओवर। मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है। मैंने शिखा से तेरी शादी अपने वास्ते करवाई थी। अभी तेरी माँ मरती है कि जीती है उससे मेरे को क्या ले लेना। चल निकल इधर से, तेरा भेजा घुमा ना। प्रिंसिपल सागर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने फिर शिखा मैडम को फोन करके ऑफिस बुलाया। शिखा फौरन मेरे ऑफिस आओ, और विकास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आपने तो आज सुना है, मैं तो कई दिनों से झेल रही हूँ। मतलब ये कि इस पे पति होने का भूत सवार हो गया है। कल रात मेरे रूम में घुस आया था, बोलने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो, फलाना ठिकाना। कुछ ऐसे हो रहा है आजकल। अच्छा, सागर साहब के कहने पर शिखा मैडम अगले रोज विकास को लेकर फार्म हाउस आ गई। अरे आओ आओ आओ, इतनी देर कर दी? शिखा अंदर कॉफी रेडी है, लेके आओ। सागर साहब ने विकास को बोला कि अब वही होगा जो विकास चाहेगा। शिखा अब उसकी बीवी बनकर रहेगी। फिर हम सब डिनर के बहाने उसे क्रीक पर ले गए। साहब ने जैसे जैसे बोला था मैंने सब इंतजाम कर रखा था। सुधा मैडम का मोबाइल लोकेशन पे डालने का था। ये मोबाइल घर से लाया, मैडम को पता भी नहीं चला। और जिस वेपन से काम तमाम करना था सब मैंने रेडी कर लिया था। हम लोग सागर साहब की एसयूवी में वासई की तरफ निकल गए। जब हम लोग खाड़ी की तरफ बढ़े तो विकास को शक हुआ। फिर क्रीक पहुंचे तो विकास चीखने लगा। आजा आजा। अरे आजा। कहाँ लेके आए हो मुझे? मैंने सब देखा। कोर्ट में ये सब बताएगा? बोलूंगा साहब। माफी तो मिल जाएगी ना साहब? मिल जाएगी। बोल बस यार, बस। कहाँ भगाया तूने शिखा को? बता। बोल। आप कितना भी मार लीजिए साहब, पर ये जबान नहीं खुलेगी। इतना तो तय है कि इस जुर्म में शिखा शामिल है, लेकिन किस तरह और कितनी, ये शिखा से ही पता लग सकता है। पुलिस ने सागर और उसके बॉडीगार्ड प्रीतम सिंह के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। क्या शिखा भी इस हत्या और षड्यंत्र में शामिल थी? इसकी पुष्टि उसके मिलने के बाद ही हो सकती है। पुलिस अब भी उसको तलाश रही है। अनैतिकता, बुराई इंसान को सुख के क्षणिक पल जरूर देती है, पर फिर अपराध के गहरे सागर में डुबा देती है। अनैतिक रिश्ते अक्सर आपराधिक गलियारों तक ले जाते हैं, जो अंत में जेल की चारदीवारी में आकर ही खत्म होते हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।